मोस्ट वेलकम है आपका एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड पर। आइए हम लोग सीटेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ हम लोग सीटेट साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं। पहले टॉपिक में हम लोग कवर किए थे फूड के बारे में और आज हम लोग कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि भोजन के हमारे कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं और यह हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आइए चले चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर। जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो ये कॉमन लाइन है एनसीईआरटी की और इस पे ज़्यादा फोकस हम लोग को नहीं करना है, बस एक बार ऐसे सरसरी निगाह से देखते हुए चलना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। भोजन के स्रोत में मेनली चपाती, दाल और बैगन की कढ़ी ये सब आती है। अनदर में भी राइस, सांभर एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर भिंडी। दूसरे तरीकों में हम लोग चावल बनाने के बारे में पिछले क्लासेस में देखे थे। सांभर का निर्माण करना और कुछ सब्जियां बनाना जैसे कि भिंडी की सब्जी। अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। दूसरे मील में दूसरे भोजन के स्रोतों में अप्पम आएगा, फिश करी आएगा और वेजिटेबल्स आएंगे। नेक्स्ट है, तो ये लाइन मोस्टली उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे देखते हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा ये वाला और इस पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि पंजाब में क्या फेमस है। तो पंजाब के लिए मक्की कॉर्न रोटी, सरसों का साग, दाल राजमा जिसे हम लोग किडनी बीन्स कहते हैं, और अदर्स फूड में आ जाएगा आपका कर्ड एंड घी। ये पंजाब के मोस्टली हैं, आप लोग को दिमाग में रख लेने हैं। मक्की, कॉर्न रोटी, सरसों साग, दाल राजमा, किडनी बीन्स और अदर फूड में आएगा आपका कर्ड और घी। आगे चले चलते हैं। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का हमारा फेमस जो फूड मटेरियल है वह है राइस और वेजिटेबल्स, कुंदरू, डोंडाकाई जिसे हम लोग कहते हैं। दाल में तुअर दाल आंध्र प्रदेश की फेमस है। ग्रेन राइस। अदर फूड में बटर हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, पिकल हो गए, अवाकाई जिसे हम लोग बोलते हैं, अचार जिसे कहा जाता है। ये मोस्टली आंध्र प्रदेश के फूड मटेरियल्स हैं। तो आइए देखते हैं। डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो डिश हम लोग मोस्टली यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज में, वह मुख्यतः प्लांट से और एनिमल से हमको मिलता है। These ingredients contain some components। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मोस्टली कुछ अनदर कंपोनेंट्स के मिलने से भी बनते हैं। That are needed by our body, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। These components are called nutrients। इन्हीं कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि यही मोस्टली क्या है, हमारे पोषक पदार्थ हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है, पोषक पदार्थों के मेन सोर्सेज में कार्बोहाइड्रेट हो गया जिसे कार्ब बोला जाता है, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, अमीनो एसिड हो गए। ये सब मोस्टली हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि आवश्यक होते हैं भोजन के सोर्सेज में। यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब लाइन आपको दिमाग से देखते हुए चलना है और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल। मेजर न्यूट्रिएंट्स में फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएंगे, फैट आएंगे, विटामिन आएगा और मिनरल्स आएंगे। ये 5 प्रकार के पोषक पदार्थ हमारे भोजन से हमको लेने होते हैं।
और इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए मेजर न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे हम लोग माइनर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स आते हैं। फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स रेशेदार भोजन एंड वाटर और जल। विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, हमारे शरीर को मोस्टली इनकी आवश्यकता पड़ती है। रेशेदार साग सब्जियां हो गई जिसे हम लोग डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं, और वाटर की आवश्यकता मोस्टली बॉडी को पड़ती है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन आप लोग दिमाग में रखेंगे। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, यानी कि प्रमुख कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है उनमें मोस्टली स्टार्च और शुगर आते हैं। तो इसी की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। यहाँ पे आप लोग को डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के बारे में बताया जाएगा। हम लोग कैसे डाइल्यूट सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। ये दिया हुआ है आपका, ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। अगर हमें आयोडीन का निर्माण करना है डाइल्यूट सोल्यूशन के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आधे भाग तक यानी कि 1/2 भाग टेस्ट ट्यूब का वाटर से भर करके उसमें कुछ बूंदें हम लोग टिंचर आयोडीन की डाल देंगे, जिससे हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन आयोडीन का तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4। सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 100 मिलीलीटर पानी में यदि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट हम डिसॉल्व कराएंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट को हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे करना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 100 मिलीलीटर वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट हमें डालने हैं और घोल करके कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। तो ये लाइन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट लाइन है हमारी 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH, डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मैक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ NaOH। अगर हमें NaOH का सोल्यूशन बनाना है तो 100 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो 100 मिलीलीटर पानी में हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल करके अपना सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना सकते हैं। और इसी की सीरीज़ को थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लें अपने पेन का, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों लाइन में फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 milliliter of water and 10 gram of caustic soda NaOH dissolved in 100 milliliter of water makes the required solution of NaOH। तो ये यदि स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं तो अपने शिक्षक से करवा लेते हैं, और वैसे सभी को ये सीखना है सॉल्यूशन वगैरह बनाना। हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे 25% एथिल अल्कोहल बनाना, 30% एथिल अल्कोहल बनाना या सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करना, ये सब। खैर ये सीटेट की सीरीज़ है तो इसके लिए हम लोग को जितना दिया हुआ है वो सब लाइन हमारे माइंड में रिमाइंड होना आवश्यक है। आइए चले चलते हैं टेक्स्ट फॉर
स्टार्च, यानी कि स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे, स्टार्च का परीक्षण कैसे किया जाएगा। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, जो भी हमारा भोजन है उसकी थोड़ी सी मात्रा हम लोग लेंगे। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन, और 2 से 3 बूंदें डाइल्यूट आयोडीन की हम लोग उस फूड पर डालने वाले हैं। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स, जैसे ही हम उस फूड मटेरियल पर 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन की डालेंगे तो नीला और काले कलर हमको दिखाई देंगे, डैट इट कंटेन्स स्टार्च, और नीले तथा काले कलर की अवेलेबिलिटी का होना ही स्टार्च की अवेलेबिलिटी दिखाता है फूड मटेरियल में। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि भोजन लेने हैं, यानी कि फूड मटेरियल लेना है थोड़ा सा, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हमको डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है, और ब्लू ब्लैक कलर हमें इंडिकेट हो जाएगा। इससे हम लोग पता पा जाएंगे कि स्टार्च हमारा फूड मटेरियल में अवेलेबल है। यदि ये ऐसा नहीं होता है तो स्टार्च भोजन में प्रेजेंट नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट कंटेन स्टार्च। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट होगा टेस्ट फॉर प्रोटीन। यहाँ पे हम लोग को प्रोटीन का टेस्ट करना है। प्रोटीन का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, यहाँ भी हमको भोजन की अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा लेनी है। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक साफ टेस्ट ट्यूब लेना है। एडेड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिसमें 10 बूंदें पानी की डाल लेनी है। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक साफ टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप पानी की बूंदें डाल करके और फूड मटेरियल स्मॉल क्वांटिटी का डालने के बाद उसको हमको शेक करना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, उसके बाद हम लोग ड्रॉपर की मदद लेंगे। एडेड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ CuSO4 एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप सॉल्यूशन का लेंगे, और सॉल्यूशन में किसका रहेगा, कॉपर सल्फेट का रहेगा, CuSO4 का रहेगा, और 10 ड्रॉप हम लोग को लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हिलाने के पश्चात टेस्ट ट्यूब को सीधे तरीके से हमको कुछ मिनट तक रखने हैं, फॉर फ्यू मिनट्स। इफ वायलेट कलर इंडिकेट्स, वायलेट कलर इंडिकेट हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को शो करता है। तो ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़े से मात्रा में भोजन के कणों को लेना है। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, जिसको एक साफ टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के पश्चात 10 बूंदें पानी की डालनी है और टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। फिर ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालने हैं। फिर से टेस्ट ट्यूब को सेक करना है, और सेक करने के पश्चात क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को सीधे ही कुछ मिनट तक रखने हैं। वायलेट कलर जब इंडिकेट हो जाए तो यह वायलेट कलर का इंडिकेट होना ही प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को शो करता है, प्रोटीन की उपस्थिति को दिखाता है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले टेस्ट पर चलते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। टेस्ट फॉर फैट्स, यहाँ पे हम लोग फैट का टेस्ट करेंगे, यानी कि वसाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे पता किया जाए कि फैट है या नहीं। वैसे कॉमन टाइम्स में हम लोग देखते हैं कि जो ऑयली फूड मटेरियल होते हैं, यदि क्लॉथ वगैरह पे गिर जाएं तो उस पे उनके ड्रॉपलेट्स आके चिपक जाते हैं। तो ऐसे भी हम लोग को पता चल जाता है कि वहाँ पे फैट की अवेलेबिलिटी है। वही यहाँ दिखाया हुआ है। An oily patch on paper shows that the food item contain fat। ये कह रहा है ऑयली पैच ऑन पेपर शोज,
पेपर में भोजन के कणों को यदि रखकर मिश्रित किया जाए, पेपर के साथ हल्का सा रगड़ा जाए, फूड आइटम कंटेन फैट, तो फैट की अवेलेबिलिटी का पता लगाया जा सकता है। इफ़ नो ऑयली पैच, अगर कोई ऑयल के धब्बे नहीं बनते हैं आफ्टर दिस, ऐसा करने के पश्चात, जैसे कागज़ में आप लोगों ने भोजन रखे और अगर उसमें ऑयल के धब्बे बन गए तब तो सही है, तो फैट अवेलेबल है। यदि नहीं बनते हैं तो फैट वहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि उस फूड मटेरियल में फैट की अवेलेबिलिटी नहीं है। वही बोल रहा है, इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर ये पैच कागज़ पे नहीं आते हैं, कागज़ के टुकड़ों पर, तो ऐसा शो होता है कि वहाँ पे फैट की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि वसाएं मौजूद नहीं है। तो इसी की सीरीज़ को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा, और हेडिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए कैसे आवश्यक होते हैं। ये सभी लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोस्टली एनर्जी देने का काम करता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। जो वसाएं होती हैं वह भी हमको एनर्जी देती हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कहा जा सकता है कि सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और यदि फैट को रखा जाए तो फैट अधिक एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए कभी भी यदि किसी व्यक्ति को एनर्जी की तुरंत आवश्यकता पड़ती है तो वह घी वगैरह का यूज कर सकता है, घी ले सकता है। और अगर यदि इंस्टेंट एनर्जी वगैरह चाहिए तो बनाना का भी सेवन करना पड़ता है। ठीक, तुरंत ये एनर्जी प्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। वही है, फैट्स आल्सो गिव्स अस एनर्जी। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फैट अधिक मात्रा में एनर्जी देते हैं, किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए हमारी आँखों को और हमारे त्वचा को हेल्दी बनाने का काम करता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि फैट कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट का मोस्टली जो यूज़ है वो एनर्जी प्रोडक्शन में होता है हमारी बॉडी के अंदर। और आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का यूज़ कहाँ पे है, तो विटामिन ए जो है वो स्किन और आइज को हेल्दी बनाने का काम करती हैं। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, ठीक, इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज भी होता है। और विटामिन सी ये मदद करता है बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी, कई प्रकार के रोगों से बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने का काम विटामिन सी करता है। और विटामिन सी इतना ही नहीं, यह विटामिन अधिक मात्रा में लिया भी जा सकता है। यदि इसकी अधिकता हमारी बॉडी में होती है तो यह यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, हार्मफुल विटामिन नहीं है। जैसे अनदर विटामिन के लेयर बन सकते हैं, लेकिन विटामिन सी का कोई लेयर वगैरह नहीं बनता है। और इम्यूनिटी भी प्रदान करने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना टाइम में सबसे अधिक यूज़ किया जाने वाला विटामिन सी रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स। विटामिन डी मोस्टली जो हेल्प करता है वो शरीर में कैल्शियम बनाने में, हड्डियों के लिए, एंड टीथ, हड्डियों और दांतों के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम एंड फास्फोरस ये इम्पॉर्टेंट होते हैं बोन्स के लिए। तो विटामिन डी जो कि हमको सनलाइट से मिलता है, सूर्य से हमको प्रोवाइड होता है विटामिन डी। और सूर्य की किरणों, सुबह की रोशनी से अधिक मात्रा में विटामिन डी को लिया जा सकता है। और इसका जो रोल है वो कैल्शियम बनाने में होता है और बोन्स और टीथ को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल्स, खनिज पदार्थों के बारे में। आइए देखते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स की बहुत अधिक मात्रा में बॉडी को आवश्यकता
नहीं पड़ती है, स्मॉल अमाउंट में ये आवश्यक होते हैं। ईच वन इज इसेंशियल containing protein are often called body building foods. Each one is essential containing protein, यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता कुछ अधिक मात्रा में पड़ती है और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि बोला जाता है कि आप लोग बादाम वगैरह का सेवन अधिक मात्रा में करें क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने का भी काम करते हैं। तो मिनरल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रोटीन दिया हुआ है, ये लाइन याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। मिनरल की आवश्यकता लार्ज अमाउंट में होती है, अधिक अमाउंट में करते हैं या कम अमाउंट में, तो आप लोग को बताना है स्मॉल अमाउंट्स में, यानी कि कम अमाउंट में करने हैं। ये लास्ट में मिनरल्स है, यस है, और स्मॉल में भी यस है, तो हम लोग यहाँ से पकड़ लेंगे कि मिनरल्स स्मॉल अमाउंट्स में इसका यूज़ होगा। और प्रोटीन जो कि ऑफ्टन जिसे हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो प्रोटीन युक्त भोजन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइन सभी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एनसीईआरटी की सभी लाइन्स हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। वैसे आपको बता दें, जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन होता है विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। और विटामिन ADE ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो BC से समझ सकते हैं वाटर सॉल्यूबल और ADE को हम लोग फैट सॉल्यूबल विटामिन कहते हैं। देखिए, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो ये बोला गया है कि विटामिन हेल्प करता है हमारी बॉडी में रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। विटामिन मेंटेन करने का काम करते हैं, हमारी आँखों को मेंटेन करेंगे, बोन्स को डेवलप करेंगे, दांतों की सुरक्षा करेंगे और मसूड़ों को हेल्दी बनाने का काम भी विटामिन करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन ए बोलते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक, इसमें से आप लोग विटामिन ए के बारे में भी जानते हैं, कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। विटामिन डी रिकेट्स होता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक, और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव विटामिन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि यह रिप्रोडक्शन के केस में भी हेल्प करता है। और विटामिन के का रोल है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। रक्त का थक्का लगभग 2 से 8 मिनट के अंदर जम जाए ब्लड, चोट वगैरह लगने पर, इसके लिए हेल्प करने का काम कौन करता है? तो विटामिन के हमारे हेल्प करते हैं। आगे देखिए, देयर इज, चलिए हम थोड़ा सा पेन का यूज़ कर लेते हैं। देयर इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमने ऊपर बताया था कि विटामिन बी सी जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के विटामिन बी शामिल हैं। विटामिन B1, B2, B3 एक्सेट्रा करके ऐसे विटामिन आपको मिलेंगे। तो विटामिन बी के कई ग्रुप का शामिल होना ही बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी बॉडी को आवश्यकता पड़ती है सभी प्रकार की विटामिन्स की ताकि शरीर की प्रॉपर वृद्धि हो, विकास हो और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। ठीक, वैसे हम लोग विटामिन के लिए एक चार्ट का यूज करेंगे और वहाँ भी एक बार डिस्कशन हो जाएगा, तो आपको उनसे संबंधित रोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी
और हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए कमी से निपटने के लिए, इस सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी उस चार्ट के माध्यम से। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये लाइंस है, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो राइस में अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दूसरे प्रकार के भोजन के अपेक्षाकृत। ये लाइन आप दिमाग में रखिएगा, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की आवश्यकता पड़ती है और जल की आवश्यकता पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। जो ये डाइटरी फाइबर हैं यानी कि रेशेदार जो भोजन हैं उन्हें हम लोग रफेज कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज मोस्टली कहाँ से हमको मिलता है, तो पौधों से प्राप्त होता है हमारे भोजन में। हमारे भोजन के लिए प्लांट से प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या है, रफेज है, जिसे डाइटरी फाइबर बोला जाता है। और पानी जो है वो प्रत्येक क्रियाओं का नियमन करता है, ठीक टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। ये सब वर्क होते हैं इनके। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ये लाइन आप याद रखिएगा कि पोटैटोज हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सभी क्या हैं, मेन सोर्सेज हैं। पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। प्रमुख स्रोत हैं रफेज के। यहाँ पूछा जा सकता है कि संपूर्ण अनाज हो गया, दालें हो गई, आलू हो गया, ताज़े फल हो गए, वेजिटेबल हो गए, ये रफेज के मेन स्रोत होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए काम नहीं करता है हमारी बॉडी में, बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड अनडाइजेस्टेड फूड। यदि हमारे बॉडी में कोई भी अपचित भोजन है तो उनको पचाने का काम भी रफेज करते हैं। इन सब फलों का, वेजिटेबल्स का सेवन करने से अपचित भोजन को भी पचाया जा सकता है। एक केस होता है एंटासिड का, आप लोग जानते होंगे, एंटासिड जिसे हम लोग बोलते हैं। इनडाइजेशन की कंडीशन में, यानी कि डाइजेशन जब कंप्लीट ना हो तो हम लोग एंटासिड का यूज़ करते हैं। मार्केट में कई प्रकार के एंटासिड मौजूद रहते हैं जो कि मोस्टली क्या होता है, बेस होते हैं, और बेस का यूज करके एसिड के प्रभाव को कम किया जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। भोजन मदद करते हैं हमारी बॉडी में पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करने के लिए जो कि भोजन से आए हुए हैं। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और यह क्या करते हैं, ये हेल्प करने का काम करते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आते हैं जिसमें मोस्टली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आता है। तो अमोनिया हो गया, और हम लोग यानी कि जो इंसान होते हैं वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिन के थ्रू यूरिया बाहर निकाली जाती है। मैमल्स की कैटेगरी है, वैसे ये एक लंबा टॉपिक है इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए। तो आप लोग जानेंगे बर्ड्स वगैरह जो होती हैं वो यूरिक एसिड को अपने बॉडी से निकालती हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, और जल में रहने वाले जीव जो हैं वो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह हो गई। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, पानी का अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यकता रहती है, या कोई लिक्विड ड्रिंक हो उसकी आवश्यकता पड़ती है। सच एज वाटर, मिल्क, टी, बी एडेड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। जब हम लोग भोजन पकाते हैं वहाँ भी हम लोग को पानी, दूध, चाय, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी कैसे रहते हैं हमारे नॉर्मली वाटरी फॉर्म के या लिक्विड रीजन के सब्सटेंसेस रहते हैं। तो आइए देखते हैं बैलेंस्ड डाइट।
संतुलित आहार। वैसे वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हम चाहेंगे कि यहीं पे एंड किया जाए और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और यदि ये आपको पसंद आ रहा हो तो हम इसका आपको फुल PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ये जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइंस स्पेशल बैच फॉर सीटेट 2023, यानी कि साइंस स्पेशल बैच है सीटेट के लिए 2023। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड, इसमें क्लास 6 to 8 फुल डिस्कशन होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे। 30x30 सीरीज़ है, 30 में 30 नंबर दिलाने वाली सीरीज़ रहेगी और प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।